वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 27 दिसंबर 2021 को हुए सीटेट एग्ज़ाम में सीडीपी के 30 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम 30 क्वेश्चन के साथ। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं केवल गुणात्मक परिवर्तन, केवल मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों। विकास में जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है उसमें दोनों परिवर्तन आते हैं, गुणात्मक व मात्रात्मक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का होते हैं फाइन मोटर स्किल्स होते हैं। इसमें क्या आएगा, कूदना, दौड़ना, तैरना या लिखना है। इसका राइट आंसर होगा हमारा लिखना। ये सारे तो होते हैं ग्रॉस मोटर के होते हैं सारे, ये फाइन मोटर का होता है लिखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है। संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है। इसका राइट आंसर होगा किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है। समकक्षी समूह का संदर्भ, इसका राइट आंसर होगा हमारा बच्चों के द्वितीय समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी उप अवस्था लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है। उप अवस्था क्या होती है, जो उसकी सब स्टेजेस हैं लॉरेंस कोलबर्ग की। तो इसमें पूछे कन्वेंशनल स्टेज के बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक सरोकार और आत्मबोधन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, समायोजन घटित होता है। समायोजन कब होता है, एकोमोडेशन बोलते हैं समायोजन को, जो पहले वीडियो में बताई थी मैंने। समायोजन कब होता है, इसका राइट आंसर होगा आपका बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करके नए अनुभवों को समझते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, एक बच्चा 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल, 12 नीले रंग के। जब बच्चे से प्रश्न पूछा जाता है कि नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी डैश हासिल नहीं कर पाया है। क्या हासिल नहीं कर पाया है बच्चा, इसका राइट आंसर होगा श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। अभी वो वर्गीकरण नहीं कर पा रहा है अभी बच्चा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है, इसका राइट आंसर होगा लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य को महत्व देते हैं। इसका राइट आंसर होगा आलोचनात्मक चिंतन, जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, कथन और रीजन वाले हैं। कथन में दिया है कक्षा ए में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका तर्क दिया है उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं।
और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि डैश शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे कि विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसमें लिंग और जेंडर। लिंग का प्रयोग किसके लिए होता है? हमारे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के लिए होता है, जैविक अंतरों के लिए। और जेंडर का यूज़ किस लिए होता है? उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए जिसे एक जो हमारे मतलब संस्कृति में होता है, हमारे समाज में होता है। जेंडर का प्रयोग हमारे सामाजिक होता है और लिंग का होता है बायोलॉजिकल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। बहुभाषी कक्षा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बहुभाषी कक्षा के लिए इसका राइट आंसर होगा शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग करने में उन्हें आसानी हो। इसका राइट आंसर होगा सेकंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? इसका राइट आंसर होगा आपका 14 का सेकंड। वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों और संरचनाओं पर आधारित होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन के लिए उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा हमारा बच्चों की संप्रत्य बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। एक अध्यापिका अपने बच्चों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह तकनीक है। इसका राइट आंसर होगा अधिसंज्ञान कौशल के विकास में मददगार है। अधिसंज्ञान क्या होता है? मेटाकॉग्निजियम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। समावेशी कक्षा किन विद्यार्थियों के अधिगम के लिए उपयुक्त स्तर मान रखती है? समावेशी कक्षा में कौन कौन से विद्यार्थी आते हैं? सृजनात्मक भी आते हैं, स्वलीन भी आते हैं, अधिगम विकार भी आते हैं, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण भी आते हैं। समावेशी कक्षा में ये चारों ही टाइप के विद्यार्थी आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जिसमें ऑप्शन होंगे 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। एक ऐसी दिशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है, डैश कहलाती है? बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षर हटा दे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वाचन वैकल्य। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित है। वह मौलिक एवं अभिसारी समाधानों को खोज कर लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा अधिगम सामग्री उपयुक्त है? बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें उपयुक्त हैं। जो देख नहीं पाते बच्चे उनके लिए बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें तो यूज़फुल ही होंगी। और त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट जो 3D होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। छोटे छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक जो देख ही नहीं पाता उससे छोटे वाले और दे दें हम, तो ये नहीं होगा इसका। सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक्य में परिवर्तित करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो है मूल पाठ है उसको वाक्य में परिवर्तित करते हैं, ऑडियो में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसमें थर्ड हो वो नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा सेकंड वाला, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21। कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है? बच्चे के अधिगम को सहयोग देने के लिए कौन सी नहीं है? क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना, नहीं वाला पूछा है इसमें। इसका राइट आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा होगा बच्चों के प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना। हम बच्चों से ये कहेंगे नहीं, ना नकल उतारने के लिए कहेंगे, ना रट्टा कर ले, ना रट्टाफिकेशन के लिए कहेंगे कि उसे समझाना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा सवाल प्रतिक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है?
इसका राइट आंसर होगा 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का क्या तरीका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी शिक्षा होनी चाहिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है? इसका राइट आंसर होगा अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो कि बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25। समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हुआ अनुक्रिया समुच्चय। समस्या समाधान करते समय एक ही उस पर अटक जाना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है? व्यवहारवादी, संरचनावादी या मनोविश्लेषणवादी या प्रतिपादक? इसका राइट आंसर होगा आपका संरचनावादी। वो बच्चे छोटे छोटे समूह में कार्य कर रहे हैं अपना अपना। क्वेश्चन नंबर 27। समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रम से पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा 27 का पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति। क्वेश्चन नंबर 28 पे। जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए कि बच्चा क्यों गलती कर रहा है। आगे हमें उसकी गलती पकड़नी है, ना कि उससे बहस करनी कि तुमने गलती कर दी, अब तो तुम बोल ही नहीं सकते क्लास में, बैठ जाओ चुपचाप से एक कोने में। ऐसा नहीं करना, हमें उसके साथ बात करनी है कि वह गलती क्यों कर रहा है, चर्चा करनी चाहिए हमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनको सहयोग देकर। चलते क्वेश्चन नंबर 30 पे। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो अधिसंज्ञान। अधिसंज्ञान क्या होता है? मेटाकॉग्निशन। 27 दिसंबर को हुए सीटेट एग्ज़ाम में ईवीएस के 30 क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन आए थे। और ये सारे आंसर जो आपको बताए जा रहे हैं सारे ऑफिशियल आंसर हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन ए। उसको राधा को मतलब कम दिखाई दे रहा है उसको, तो हमें है ना ऐसे खाद्य पदार्थ खाने होंगे विटामिन जिसमें विटामिन ए हो, इससे हमारी आंखों की रोशनी बढ़े। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आया था हमारा, कौन सा वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? हंगुल मृग संरक्षण के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा आपका दाचिंगम। हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है दाचिंगम। अब चलते क्वेश्चन नंबर 63 पे। संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। इसका राइट आंसर होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये ओजोन परत से संबंधित है। चलते क्वेश्चन नंबर 64 पे। वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि यह शहरीकरण के लिए दुर्लभ हो गई है, वह चिड़िया है। इसका नाम क्या होगा? गौरैया। इसका राइट आंसर होगा गौरैया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। निम्न में से किन स्थानों पर आप नाव का उपयोग यातायात के साधनों के रूप में देख सकते हैं?
नाव का उपयोग कहाँ देख सकते हैं? कश्मीर और केरल में। चलते क्वेश्चन नंबर 66 पे। निम्न में से कौन सा एक कीट पक्षी पौधा नहीं है? कौन सा कीट पक्षी पौधा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा एजीरेटम, डायोनिया है, नेपथेंस है और संड्यू है। चलते क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्वेश्चन नंबर 67, रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि वह बहुत मजबूत और चटक रंग का है, अत्यधिक छिद्रयुक्त नहीं है, जलने पर गंध उत्पन्न करता है, सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग हैं, उच्च तापमान में नहीं पहना जा सकता। इस कपड़े की पहचान कीजिए। यह कौन सा कपड़ा है? इसका राइट आंसर होगा पॉलिएस्टर। चलते क्वेश्चन नंबर 68 पे। यदि विभिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे जीव को नुकसान होता है, इस संबंध को कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? परजीविता। सहजीविता वाला तो वो लाइकेन होगा। इसमें एक जीव को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है, इसको क्या बोलेंगे? परजीविता। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी नहीं है? ये तो आप सभी जानते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये वाली गैस अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है और सल्फर डाइऑक्साइड। अब चलते क्वेश्चन नंबर 70 पे। निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है? इसका राइट आंसर होगा बांस, बांस का पौधा। चलते क्वेश्चन नंबर 71 पे। 7 निम्न में से कौन सा भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी? इसका राइट आंसर होगा स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन। अब चलते क्वेश्चन नंबर 72 पे। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ये तो ट्रिक से याद कर लीजिए, कर्क रेखा वाला है जी, ऐसे करिए GRMCJPTM। मैं तो ऐसे ही याद किया था, GRMCJPTM। चलते क्वेश्चन नंबर 63 पे। एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता और इस कारण उसे तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय कर लेता है। इसका राइट आंसर होगा सी के खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री उसकी, उसने नुकसान पे भी बेच देता है वो, तो इसको क्या बोलेंगे हम? संकटग्रस्त बिक्री। अब चलते क्वेश्चन नंबर 74 पे। निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है? इसका राइट आंसर गौरैया। क्वेश्चन नंबर 75, उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण हैं। इसका राइट आंसर होगा सूंडी एवं इल्ली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। ईवीएस की प्रकृति है, ईवीएस की कैसी प्रकृति है? तो आप सभी जानते हैं, इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है। क्वेश्चन नंबर 77, ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है क्योंकि थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर समझ को विकसित करता है। ये पर्यावरण के बारे में क्या क्या अंतर है, इसकी समझ को विकसित करता है बच्चों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 78, कक्षा 3rd से 5th तक ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को निम्न में से किसके अनुशंसा पर एकीकृत करता है? इसका राइट आंसर होगा आपका NCF 2005। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 79 पे। एक ईवीएस की अध्यापिका के लिए अपनी ईवीएस कक्षा में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है? इसका राइट आंसर भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। निम्न में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस की कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा आपका
स्वयं करके सीखना, विवरणों द्वारा सीखना, परिभाषाओं द्वारा सीखना या रटकर सीखना। इसमें रटकर सीखना तो होगा नहीं, इन परिभाषाओं द्वारा सीखना, स्वयं करके सीखना और विवरणों द्वारा सीखना। तो परिभाषाओं द्वारा भी सीखना हो सकता है, हाँ, परिभाषाओं द्वारा भी सीखना, जो छोटी मोटी परिभाषाएं होती हैं उनके द्वारा भी बच्चे सीख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 81। ईवीएस के पाठ्यक्रम में हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं। ये क्या चीज़ है हमारी, कैसे बनाते हैं और करते हैं, ये हमारी क्या है, थीम। ईवीएस की जो थीम दी है, थीम और उप थीम है, इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगी, वो आप देख लेना क्या क्या थीम है और कौन कौन सी उप थीम है। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं तो थीम है हमारी, फिर इनकी भी सब थीमें दी गई हैं। और यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। और जो भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किसी नीति की खोज करनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा आपका कहानियाँ एवं विवरण या प्रयोग, हास्य चित्र पट्टियाँ या कविताएं। छात्रों को संबोधित करने के लिए किस नीति की ये नीतियाँ हैं, इनमें से दिए, इसमें से आपको राइट ऑप्शन होगा हमारा ACMD। चलते क्वेश्चन नंबर 83 पे। कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर होगा छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन के अवसर प्रदान करना, छात्रों को क्रियात्मक कौशलों का विकास करना और छात्रों में सौंदर्यबोधी संवेदित विकसित करना, छात्रों को संबंधित विषय वस्तु स्मरण करने में मदद करना। इसका राइट आंसर होगा A, B और C। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 84 पे। छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक हैं, क्योंकि प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करते हैं। सही है। प्रश्न छात्रों को स्वयं अभिव्यक्ति करने का अवसर देते हैं। सही है। प्रश्न छात्रों की सीखने के प्रति जिज्ञासा का सूचक है। प्रश्न छात्रों के क्रियात्मक कौशल का मूल्यांकन करते हैं। इसका राइट आंसर होगा A, B और C। चलते क्वेश्चन नंबर 85 पे। ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है। विश्लेषण क्या है, एक प्रक्रिया कौशल है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है या उत्पाद प्रक्रिया है या सामाजिक कौशल है। इसका राइट आंसर होगा A और B, प्रक्रिया कौशल और संज्ञानात्मक प्रक्रिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा समाचार पत्र, समुदाय के सदस्य, A और B। अब चलते क्वेश्चन नंबर 87 पे। निम्न में से किन विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी। किन विषयों की चर्चा होगी ईवीएस की कक्षा में। इसका राइट आंसर होगा पेट्रोल की दर, पशुओं का संरक्षण या जल आपदा। A और B, C। कहाँ जा रहा है। चलते क्वेश्चन नंबर 88 पे। निम्न में से कौन सा ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशलों का सूचक हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा आपका 88 का साझा करना तथा मिलकर कार्य करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना उपयुक्त वाक्यांश इंगित करता है। क्या करता है इंगित, सीखने के उद्देश्य।
चौथा क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है हमारा 90। शिक्षिका द्वारा उनके EVS छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा उनसे प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने एवं उसके उपरांत द्वारा इकाई परीक्षण यह दर्शाता है कि इसका राइट आंसर होगा शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग कर रही है। ये हो गए हमारे आज के 30 क्वेश्चन। इसी के साथ करते हैं वीडियो को दी एंड। और हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को कीजिए लाइक और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए कमेंट कीजिए। चलते हैं, आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।